हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूर्वा कोठारी और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चैंपियंस एकेडमी पर। जैसा कि मैंने आपको आपकी इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि हम इस सीरीज में क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, पूरी स्ट्रेटेजी मैंने आपके साथ शेयर की थी और मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारा टारगेट है 40 क्वेश्चन। जी हाँ, हमें जीएस के 40 क्वेश्चन को फोड़ के एग्जाम में आना है और हमारा नारा है अब की बार रेलवे पार। यदि आपने हमारी इंट्रोडक्शन क्लास को अभी तक नहीं देखा है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंट्रोडक्शन क्लास की लिंक डाल दी है। आप पहले वहां पर विजिट कीजिए, पूरी स्ट्रेटेजी को समझिए और फिर इस पार्ट 1 को देखिए। मैं इस पार्ट 1 का आगाज करूं उसके पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई? आपके सामने ऑप्शन है शुंग काल, मौर्य काल, गुप्त काल या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको सारे क्वेश्चन का आंसर मन में सोचते चले जाना है और वीडियो के अंत में देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और मुझे सही नंबर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है शुंग काल। अब शुंग काल की बात हो रही है तो देख लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। ये जो पुष्यमित्र शुंग था ये एक ब्राह्मण वंश का राजा था। ये एग्जाम में पूछा जाता रहा है और साथ ही इसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ को संपन्न किया था। इसने कितनी बार यज्ञ किया? तो इसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया, ये आपको ध्यान रखना है। मनुस्मृति से जुड़े हुए और पॉइंट देख लेते हैं। ये जो मनुस्मृति है इसे कानून की पहली पुस्तक माना जाता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। अभी तक तो मनुस्मृति ही पूछा गया है, लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि नारद स्मृति का संबंध किस काल से है तो नारद स्मृति का संबंध है गुप्त काल से। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा फिर? गुप्त काल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक पैगोडा किस राज्य में स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है उड़ीसा। अब बात जो कि उड़ीसा की हो रही है तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। ठीक है, आपको सारे ही राज्यों की राजधानी, उनके चीफ मिनिस्टर, उनके गवर्नर, इनका नाम याद करते हुए चलना और अगर रोज वीडियो देखेंगे तो ये नाम आपको आसानी से याद हो जाएंगे। उड़ीसा के अगर मैं चीफ मिनिस्टर की बात करूं तो वह है नवीन पटनायक और आपको इनके बारे में ये याद रखना है कि नवीन पटनायक को हाल ही में हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और जब बात हो उड़ीसा के राज्यपाल की तो उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। ठीक है, ये तीनों ही चीजें आपको हर राज्य के बारे में याद रखनी है। चलिए देख लेते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ब्लैक पैगोडा कहा किसे जाता है तो ब्लैक पैगोडा कहा जाता है कोणार्क के सूर्य मंदिर को। ठीक है, और जो हमारा 10 रुपए का नोट होता है ना, नया वाला, उसे आज अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि उस नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर अंकित है। जो हमारी उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, यहाँ पर स्थित है प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर। मैं आपको एक बात बता दूं कि टेम्पल से क्वेश्चन लगातार हर ईयर के पेपर में अराइज हुए हैं, इसलिए सारे ही मंदिर अच्छे से पढ़ लेना है कि वो किस राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 8 सितंबर, 10 सितंबर, 27 सितंबर या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है 27 सितंबर। जी हाँ, 27 सितंबर को हमारा विश्व पर्यटन दिवस यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट डेट मेंशन कर रखी है मैंने ऑप्शन में, 8 सितंबर। तो 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 8 सितंबर को आपका मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। ठीक है, अब बात साक्षरता की हो रही है तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी नवीन शिक्षा नीति 2020 जारी कर दी गई है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उस नवीन शिक्षा नीति को अच्छे से जाकर के पढ़ लीजिए। हुआ तो मैं इस चैनल पर भी आपको नवीन शिक्षा नीति पर पूरा वीडियो आसानी से अवेलेबल करवा दूंगी, जहां आप एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। ठीक है, आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड एलिनबरो। ठीक है, इसका सही आंसर
इसका सही आंसर है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। अगर मैं लॉर्ड रिपन की बात करूं तो ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि ये काफी उदारवादी वायसराय हुआ करता था। अगर सबसे अच्छा किसी का नेचर था तो वो लॉर्ड रिपन का था, ये ऐसा इतिहासकारों का मानना है। और अगर मैं बात करूं लॉर्ड कॉर्नवालिस की, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देती हूँ कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की नीति को लागू किया था। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त को लाने वाला कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये भी आपको याद रखना है, इसका ईयर याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर से क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था कि अराइज होंगे। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। पेरिस फ्रांस, लियोन फ्रांस, न्यूयॉर्क, लंदन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है लियोन फ्रांस। लियोन फ्रांस में इंटरपोल का मुख्यालय है। ठीक है, अब हम बात करें अगर इंटरपोल की, तो इंटरपोल क्या है ये भी जान लीजिए। इंटरपोल जो है ये एक अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय है ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। और कुछ इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स देख लेते हैं। जैसे कि हम बात करें यूनेस्को की, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस फ्रांस में है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पेरिस किस नदी के किनारे है, तो पेरिस सीन नदी के किनारे है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना अक्सर पूछ ली जाती है। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला है यूनिसेफ, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स। ये क्या काम करती है? ये बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अमेरिका के न्यूयॉर्क में। ठीक है, हेडक्वार्टर्स पर हम अलग से स्टैटिक जीके के पोर्शन में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको ये हेडक्वार्टर्स अभी अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? ऑप्शन है हिमालय, अरावली, दोनों या इनमें से कोई नहीं। चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है अरावली। ठीक है, अगर मैं अरावली की बात करूं तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। ठीक है, राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं अभी वर्तमान में, ये काफी ज्यादा यहाँ के राज्यपाल काफी चर्चा में रहे थे, क्योंकि राज्यपाल यहाँ के कलराज मिश्र हैं, जिन्होंने यहाँ पर जो है सत्ता को लेकर के कुछ विवाद खड़ा कर दिया था। तो आपको इनके राज्यपाल का नाम भी याद रखना है। और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है, ये आपका काम है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ताकि आपको भी सारे राज्यों के सीएम, चीफ मिनिस्टर और राजधानी याद हो सके। ठीक है, चलिए और फैक्ट देख लेते हैं। अगर मैं हिमालय की बात करूं तो हिमालय जो है ये एक नवीन वलित पर्वत का एग्जाम्पल है। अब नवीन वलित पर्वत और कौन कौन से हैं? तो रॉकीज जो है फेमस अमेरिका का, ये भी है। एंडीज पर्वतमाला जो है ये भी नवीन वलित पर्वत का एग्जाम्पल है। आल्प्स पर्वतमाला ये भी नवीन वलित पर्वत का एग्जाम्पल है। नवीन वलित पर्वत होते क्या है कि ऐसे पर्वत जो कि मोरदार होते हैं, जिनमें वलन उत्पन्न हो चुके हैं, वो सारे नवीन वलित पर्वत होते हैं। जैसे हम अरावली की बात करें तो ये विश्व का सबसे प्राचीन मोरदार पर्वत है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? ये याद रखना, आपकी लोक संस्कृति से 100% आपको एग्जाम में क्वेश्चन अराइज होंगे। आपके सामने ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। फिर से आंध्र प्रदेश की बात आ गई है। तो अगर मैं इसके कैपिटल की बात करूं तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। ये आपको याद रखना है क्योंकि अभी हाल ही में चेंज हुई है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश की अब एक नहीं 3 राजधानी हो गई है। विशाखापट्टनम और कर्नूल को भी आंध्र प्रदेश की राजधानी बना दिया गया है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की बात करें तो जगत मोहन रेड्डी, ये जो है ये आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है। और अगर यहाँ के गवर्नर की बात करूं तो विश्वा भूषण हरिचंद्रन। ठीक है, इनके नाम आपको अच्छी तरीके से याद रख लेने हैं, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि हर राज्य से इस टाइप का एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। और देख लेते हैं,
जैसे हम बात करें केरल की, तो केरल का जो है वो शास्त्रीय नृत्य जो है वो है कथकली, ये एग्जाम में पूछा जाता रहा है। और तमिलनाडु का भरतनाट्यम, ये भी काफी फेमस है। ठीक है, तो आपको इस तरह के शास्त्रीय नृत्य जो है ये पूरे याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा किस सूची का विषय है। अब शिक्षा इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि नवीन शिक्षा नीति 2020 जारी की गई है। ठीक है ना, तो ये किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं। चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है समवर्ती सूची। अब समवर्ती सूची क्या होती है? इस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, और इन सूचियों के बारे में कहाँ बताया गया है? तो संविधान की 7वीं अनुसूची को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। एक और बात बता देती हूँ मैं, जो कृषि होता है ये भी समवर्ती सूची का ही विषय होता है। और ये यहाँ पर मैंने इसलिए बताया है क्योंकि हाल ही में मोदी सरकार ने कृषि विधेयक 3 कृषि विधेयक पारित किए हैं। ठीक है ना, तो ये कृषि का विषय जो है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो किस रोगाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? आपके सामने ऑप्शन है बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी या कृमि। चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है वायरस। पोलियो जो है ये वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है और इसके वायरस का नाम जो है, इसके वायरस का नाम क्या है? पोलियोमाइलाइटिस वायरस, ये भी पूछा जा सकता है। और पोलियो जो है ना ये काफी भयानक बीमारी थी, लेकिन शुक्र है कि 2014 में भारत पोलियो मुक्त घोषित हो चुका है। और किसने किया है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने हमें पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन है राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, संसद या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होगा क्योंकि कई लोगों का मानना है कि संसद होता है, तो संसद नहीं है। एक बार आप मुझे बताइए कि संसद जो होती है ये मनमाने ढंग से कानून बना देती है। ठीक है ना, अगर कोई मनमाने ढंग से कानून बना रहा है तो वो संविधान का रक्षक कैसे हो सकता है? इसके बारे में और मैं बता देती हूँ कि केशवानंद भारती केस काफी फेमस रहा था, 1973 में आया था। इसमें संसद ने ये बोला था कि हमें भूमि अधिग्रहण करने का अधिकार है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकते जो कि मूल ढांचे का उल्लंघन करता हो। तो यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि संविधान का रक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। केशवानंद भारती की अगर बात करूं तो ये काफी आईएमपी पर्सनालिटी है, हाल ही में इनका निधन हो गया है, इसलिए इनका नाम पूछा जा सकता है। आपको इस केस का ईयर, इस केस का नाम ये पूरा अच्छी तरीके से याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप AB को सर्वग्राही कहा जाता है, क्यों? सर्वग्राही का मतलब होता है कि ये सभी से ब्लड ग्रहण कर सकता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें एंटीजन अनुपस्थित होता है, इसमें एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है, इसमें दोनों अनुपस्थित होते हैं या दोनों उपस्थित होते हैं। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर क्या है कि इसमें एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है, यानी इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। यही कारण है कि किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ब्लड ले सकता है। वही मैं बात करूं अगर ब्लड ग्रुप O की, तो ब्लड ग्रुप O को हम सर्वदाता बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति होता है किसी को भी ब्लड दे सकता है। इसका कारण क्या है कि इसमें एंटीजन अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो जब हम AB की बात करेंगे तो हमारा एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है, और जब O की बात करेंगे तो हमारा एंटीजन अनुपस्थित होता है। क्लियर है? याद रहेगा, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन है राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन इंग्लिश में लिखे हुए पढ़ने में दिक्कत आ रही तो मैं हिंदी में लिख देती हूँ। राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, न्यूक्लियस यानी होता है आपका नाभिक या केंद्र। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। साथ ही में आपको याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। ये होता है हमारा पावर हाउस। ठीक है, ये याद रखना है।
और जो राइबोसोम होता है इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है ना। और प्रोटीन कैसे मिलकर के बने होते हैं, तो प्रोटीन हमारे जो होते हैं ये अमीनो अम्ल से मिल करके बने होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था। आपके सामने ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, लाला लाजपत राय या उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है रास बिहारी बोस, ठीक है। अब आजाद देख करके क्या होता है ना कि हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि आजाद लिखा हुआ है तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा था ये कहा था हमारे सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है ना। इसीलिए हमको क्या लगता है कि आजाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया होगा, पर ऐसा नहीं है। अगर सुभाष चंद्र बोस का पूछ लिया जाए तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी और कौन से ईयर में की थी, 1939 में, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या था, नेताजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, 9 जनवरी, 15 जनवरी, 10 जनवरी, 18 जुलाई, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला डे जो है ये कब मनाया जाता है, इसका सही आंसर है 18 जुलाई। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला कौन थे, तो आपको ये याद रखना है कि इन्हें अफ्रीका का गांधी कहा जाता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने रंगभेद के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। अभी भी एक मोमेंट चल रहा है अगर आपने सुना हो तो, ब्लैक लाइव्स मैटर, ठीक है ना। तो ये जो मोमेंट है इसमें ये बताया गया है कि जो अफ्रीका जो काले रंग के जो लोग होते हैं उनके साथ जो भेदभाव किया जाता है उस भेदभाव के खिलाफ लड़ाई के लिए ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान चल रहा है। फिर इसका जो पहला ऑप्शन था 9 जनवरी, 9 जनवरी को भी एक इंपॉर्टेंट दिवस मनाया जाता है, वो है प्रवासी भारतीय दिवस। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है वो 9 जनवरी के दिन गांधी जी अफ्रीका से वापस आए थे, ठीक है ना, अफ्रीका से वापस आए थे। और वहीं 10 जनवरी की बात करूं तो 10 जनवरी को विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 10 जनवरी को एक इंपॉर्टेंट डे और मनाया जाता है, वो भी देख लेते हैं। 10 जनवरी को आपका विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। 14 सितंबर को हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान किसी की भी कब्र नहीं है, यानी आपसे ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर किसी को भी दफनाया नहीं गया है। आपके सामने चार ऑप्शन है, ताजमहल, बीबी का मकबरा, चार मीनार, हुमायूं का मकबरा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है चार मीनार, ठीक है। चार मीनार कहाँ है, चार मीनार हैदराबाद में स्थित है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं ताजमहल की तो मुमताज बेगम को यहाँ पर दफनाया गया है। बीबी के मकबरे की बात करें तो औरंगजेब की जो प्रिय रानी थी बीवी उसको दफनाया गया था। और वही अगर मैं हुमायूं के मकबरे की बात करूं तो यहाँ पर हुमायूं को दफनाया गया, पर चार मीनार में किसी को भी नहीं दफनाया गया। नेक्स्ट आपको यहाँ पे और भी याद रखना है कि जो चार मीनार था इसका निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेबी का मुख्यालय कहाँ है। आपके सामने चार ऑप्शन है, नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, गुरुग्राम। तो इसका सही आंसर है मुंबई, ठीक है। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। अगर सेबी के फुल फॉर्म की बात करें तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एक और बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आपने सिडबी का नाम भी सुना होगा। सिडबी एक टाइप का बैंक है और इसका जो मुख्यालय है वो लखनऊ में है। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीजन बाई विश्व प्रसिद्ध क्या है, गायिका है, नृत्यांगना है, पत्रकार है, अभिनेत्री है। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है तीजन बाई प्रसिद्ध लोक गायिका है, ठीक है। और ये कौन सी शैली में गायन करती है, तो ये पांडवानी शैली की गायिका है। 2019 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। 2003 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और आपको ये याद रखना है कि भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न होता है, उसके बाद पद्म विभूषण होता है, उसके बाद पद्म भूषण होता है और इसके बाद
पद्म श्री होता है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस एग्जाम में पूछी जा सकती है, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, रज़्मनामा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, बदायूनी, अबुल फजल, गुरु गोविंद सिंह, अल बरूनी। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही आंसर है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के बारे में आप सभी जानते हैं। गुरु गोविंद सिंह जो थे ये सिखों के 10वें नंबर के गुरु थे, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है, तो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आपको ऑप्शन में गुरु गोविंद सिंह भी मिलेगा। तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा स्पीकर, प्रधानमंत्री। चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है लोकसभा का अध्यक्ष। जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो ये तय करता है कि जो विधेयक संसद में लाया गया है वो धन विधेयक है या नहीं है। इसको फिर राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है और 14 दिन के अंदर जो है राष्ट्रपति को अपना जवाब देना होता है। अगर राष्ट्रपति कोई जवाब नहीं देता तो भी ये विधेयक जो है वो पारित हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में अनुच्छेद 110 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद भी आपको याद रखना है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे इंट्रोडक्शन क्लास में वादा किया था कि आपको हर लेक्चर के अंत में 5 वन लाइनर करंट अफेयर फैक्ट देखने को मिलेंगे, तो मैं वो लेकर के आई हूँ। आपके सामने शानदार करंट अफेयर्स है। आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में ट्राइब्स इंडिया का जो शोरूम है वो हमारी आर्थिक राजधानी मुंबई में खोला गया है। ये ट्राइब्स इंडिया क्या है? जो जनजातीय लोग होते हैं उनकी जो जीविका होती है वो वनोपज पर डिपेंड करती है, जैसे कि लकड़ी हुआ, तेंदुपत्ता हुआ। तो ये लोग इस तरह के प्रोडक्ट को यहाँ पर ला करके बेचेंगे और फिर हम इसे आसानी से खरीद सकेंगे। बात करें हम निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 की, इसमें गुजरात राज्य टॉप पर रहा है, यानी कि गुजरात ने सबसे ज्यादा निर्यात को प्रोत्साहन किया है। गुजरात की कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो गांधीनगर है। इसके बाद में गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर है और राज्यपाल है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को अभी हाल ही में 2019 में एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है और इसका जो पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया था, पर हाल ही में इनको बदल करके मनोज सिन्हा को यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। फिर गिरीश चंद्र मुर्मू को जो है वो हमारे भारत का नया महालेखा परीक्षक और नियंत्रक घोषित किया गया है, यानी कि ये कैग अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, दोनों ही नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, जो हमारे दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री है वो पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्थापित किया गया है। ठीक है, पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूं तो राजधानी है यहाँ की कोलकाता। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है, ये भी याद रखना है। चीफ मिनिस्टर यहाँ पे है ममता बनर्जी और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है जगदीप धनखड़। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर आप रोज ये वीडियो देखेंगे तो सारे राज्यों की राजधानी, उनके मुख्यमंत्री और राज्यपाल आपको मुंह जबानी याद हो जाएंगे। आपको बस करना ये है कि इस वीडियो को पूरे दिन भर में 1-2 बार प्ले करके देख लेना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जैसा कि हमने अपनी इंट्रोडक्शन क्लास में देखा कि आप लोगों ने इसे देखा तो बहुत अधिक मात्रा में, पर आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।